फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 7 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो चलिए इस चैप्टर में क्या है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बता दें इस चैप्टर भी जो है बहुत ही लंबा है, 16 पेज का है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट है, लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनका बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसी भी लोगों की जो है बोली से आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ का है। और अगर आप ये समझ जाइएगा कि वो कहाँ का है तो ऑब्वियसली आप उसके जो उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे कि उसके वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे उनकी संस्कृति है, इस तरीके की जानकारी हमें मिल जाती है। देखिए, तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु उड़ीसा में रहता है, तो इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को जो है कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं में बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। ये समय के साथ साथ बदली है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा उपमहाद्वीप के अन्य भाषाओं के विचारों के आदान प्रदान के एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसे कि हम देखेंगे, कुछ परंपरा तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्र में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे 7th के क्लास में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें लंबा लंबा तो बहुत है, लेकिन उसमें कुछ ही 1 ही 2 पॉइंट जो रहता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर का डिस्कशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अतः संबंध से के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। देखिए, यहाँ पर महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेख में किसी क्षेत्र भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत की महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। ये भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिपुआलम शैली में लिखा गया है। मणिपुआलम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषा, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो मणिपुआलम याद याद रखिएगा। ठीक है, और एक जो है आपका इसमें इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं मिला है, कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं मिला है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ, तालपत्र की पांडुलिपि, उड़ीसा। ठीक, शासक और धार्मिक परंपरा, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी, और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकाला गया कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप माना गया है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय लिया। उसके बाद 1230 में राजा अनंगभीमतित्य ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय लिया था। ठीक है, किसने लिया था? तो अनंतवर्मन ने। और 1230 में राजा अनंगभीमतित्य ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था।
ज्यो इस मंदिर के तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वो सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के से स्थानीय जनता से उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है टॉपिक ये है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते हैं। इसे ये समझा जा सकता है कि वो ऐसा प्रदेश है जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपरा वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से मगर पीठ नहीं दिखाई। देखिए यहाँ पे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों और गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य और गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे ये आशा की जाती है कि वह अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं ये चिंतित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा को भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया जाता है। इस प्रकार जो शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो देख सकते हैं यहाँ से भी हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को नहीं मिला है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, देखिए चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं मिला। और सीटेट में भी अभी तक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। फिर भी देखते हैं इससे आगे जो है हमें क्या देखने को मिले। नेक्स्ट, यदि शूरवीरता की परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य की एक रूप कथक के इतिहास को देखिए। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक के विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। उन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के रूप में हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान, जयपुर के राज दरबार में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह, यहाँ पे देखिए लखनऊ के अवध के जो अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अवध के अंतिम जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे और 1850 से 75 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों की प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा।
अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। फिर भी ये जीवित बचा रहा और कनिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इस 6 शास्त्र नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। तो इसमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य तो इसमें भी देखिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भारतनाट्यम जो है नृत्य, ये तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिशी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ तो आपको आता ही होगा, तो फिर भी इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वो थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे। छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए हैं। इनमें से सावधानिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया गया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया गया। मुगल उदाहरण का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पुरानी कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। यहाँ पे देखिए एक ही है इम्पोर्टेंट, भानुदत्त की रसमंजरी। तो रसमंजरी पुस्तक जो है ये भानुदत्त की है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बस ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से आगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसी को हम उस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार चैप्टर हम लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको भी ये हो जाएगा कि इस चैप्टर से हमें कोई चीज़ देखने को नहीं है। एक आध दो जो पॉइंट है जो कि हम लोग MCQ में कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करेंगे। नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार, तो यहाँ पर ये बस याद रखिएगा भानुदत्त की रसमंजरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में इतना रखते हैं, तो देख सकते हैं कि इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग MCQ भी कर लीजिएगा तो बहुत है। अब एग्ज़ाम में इस चैप्टर को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अभी देख चुके हैं तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।